Welcome everyone. So we are on chapter 8, appointment duties, rights of an auditor, and in this we were discussing about the appointment of auditor in case of a company. कंपनी के केस में ऑडिटर की नियुक्ति किस तरह से की जाती है इस बारे में हमें डिस्कस करना है। कंपनी के केस में ऑडिटर की नियुक्ति के जो प्रावधान है वो एक तो कंपनीज एक्ट में दे रखे हैं एंड दूसरा आपको दे रखे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कंपनीज एक्ट में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट को लेकर क्या प्रावधान है, क्या प्रोविजंस हैं। कंपनीज एक्ट के अंडर ये जो प्रावधान है इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। अपॉइंटमेंट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा ऑडिटर की नियुक्ति। अपॉइंटमेंट बाय द शेयर होल्डर्स या मेंबर्स द्वारा ऑडिटर की नियुक्ति एंड अपॉइंटमेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यदि हम अपॉइंटमेंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दो हालातों में ऑडिटर की नियुक्ति कर सकते हैं, फर्स्ट ऑडिटर एंड कैजुअल वैकेंसी। एंड यदि हम शेयर होल्डर्स की बात करें तो शेयर होल्डर्स फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे और अपॉइंट करेंगे ऑडिटर को इन द annual general meeting, every annual general meeting. And then if we talk about central government, तो central government के केस में फिर से हम बात करेंगे फर्स्ट ऑडिटर की और सब्सिक्वेंट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की। तो आइए एक एक करके इन सब केसेस को देखते हैं। सो आवर फर्स्ट केस इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा अपॉइंटमेंट ऑडिटर की। देखिए इन हालातों में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो ऑडिटर को नियुक्त करते हैं। फर्स्ट ऑडिटर जो कंपनी का सबसे पहला ऑडिटर होता है वो किस तरह से अपॉइंट किया जाता है। देखिए जी यहाँ पर कंपनी नई नई बनी है, दिस इज द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। कंपनी का पंजीकरण हुआ है कहाँ पर, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ, आरओसी के साथ कंपनी का पंजीकरण हुआ है। यहाँ पर कंपनी का जन्म हुआ है। व्हाट इज द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, क्या होती है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जहाँ पर कंपनी का जन्म होता है। ये एक तरह से कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट है। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये कंपनी का बर्थडे है, दिस इज द बर्थ डेट ऑफ द कंपनी। जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, कंपनी का जन्म हुआ, उस दिन से एक महीने के अंदर अंदर पहला ऑडिटर कंपनी का अपॉइंट किया जाना है। एक महीने के अंदर अंदर कंपनी का पहला ऑडिटर अपॉइंट किया जाना है और उसे नियुक्त कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नियुक्त करते हैं पहला कंपनी का ऑडिटर। ये जो पहला कंपनी का ऑडिटर नियुक्त हुआ है ये अपना स्थान कब तक ग्रहण करेगा, ये अपनी पोस्ट ग्रहण करेगा फर्स्ट एजीएम तक। जब तक कंपनी की पहली एनुअल जनरल मीटिंग नहीं होती तब तक ये फर्स्ट ऑडिटर अपना स्थान ग्रहण करेगा। और जैसे ही कंपनी की फर्स्ट एजीएम आएगी, एनुअल जनरल मीटिंग कंपनी की आएगी, तब फर्स्ट ऑडिटर की जगह जो शेयर होल्डर्स हैं वो दूसरा ऑडिटर अपॉइंट कर देंगे। पहला ऑडिटर कब तक रहेगा, पहला ऑडिटर फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक अपना पद, अपना स्थान ग्रहण करता है। दिस इज द केस ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। अब बात करते हैं हम कैजुअल वैकेंसी की। इसके बाद देखिए फर्स्ट ऑडिटर के बाद जितने भी ऑडिटर्स अपॉइंट किए जाएंगे उन्हें कौन अपॉइंट करेगा, उन्हें अपॉइंट करते हैं शेयर होल्डर्स। पहला ऑडिटर अपॉइंट करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। पहले ऑडिटर के बाद जितने भी आगामी ऑडिटर्स हैं उन्हें अपॉइंट किया जाता है शेयर होल्डर्स द्वारा इन द एनुअल जनरल मीटिंग। लेकिन मान लीजिए कि एनुअल जनरल मीटिंग से पहले ही ऑडिटर की जो पोस्ट है वो वेकेंट हो गई, खाली हो गई। फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग से पहले, अपनी अवधि समाप्त होने से पहले ऑडिटर ने या तो रिजाइन कर दिया, या फिर ऑडिटर की डेथ हो गई, या फिर ऑडिटर डिसक्वालीफाई हो गया। क्या क्या, या तो ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया, या फिर ऑडिटर की डेथ हो गई, या फिर जो ऑडिटर है वो अयोग्य घोषित हो गया, डिसक्वालीफाइड हो गया। तो ऐसे में ऐसी वैकेंसी को कहा जाता है कैजुअल वैकेंसी।
क्या होती है कैजुअल वैकेंसी? अपनी अवधि समाप्त होने से पहले जब ऑडिटर की पोस्ट रेजिग्नेशन के अलावा, इस्तीफे के अलावा, क्या नहीं होना चाहिए? इस्तीफा नहीं होना चाहिए। इस्तीफे के अलावा यदि किसी अन्य वजह से खाली हो जाती है, वो अन्य वजह कौन-सी हो सकती है? डेथ या फिर डिस्क्वालिफिकेशन। यदि ऑडिटर की अवधि समाप्त होने से पहले ऑडिटर की जो पोजीशन है, वो रेजिग्नेशन के अलावा किसी अन्य वजह से खाली हो जाती है, तो उसे कैजुअल वैकेंसी कहते हैं। और कैजुअल वैकेंसी कौन भरता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा भरी जाती है। कैजुअल वैकेंसी कौन भरता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भरते हैं। ठीक है जी। लेकिन वैकेंसी के भी आप 2 केसेस पढ़ेंगे। एक तो इस्तीफे द्वारा, ऑडिटर ने इस्तीफा दे दिया इसलिए उसकी सीट खाली हो गई, या फिर ऑडिटर की मृत्यु हो गई या ऑडिटर अयोग्य घोषित कर दिया गया। ऐसे में ऑडिटर का स्थान यदि खाली हो जाता है, तो अगर इस्तीफे की वजह से खाली हुआ है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसे नहीं भर सकते। यदि ऑडिटर की पोस्ट खाली हुई है इस्तीफा देने की वजह से, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस पोजीशन को नहीं भर सकते, नए ऑडिटर की नियुक्ति नहीं कर सकते। रेजिग्नेशन के केस में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर्स ही करेंगे। नेक्स्ट एजीएम तक रुकना पड़ेगा, अगली एनुअल जनरल मीटिंग तक रुकना पड़ेगा। अगर इस्तीफे द्वारा कैजुअल वैकेंसी हुई है, यदि कैजुअल वैकेंसी डेथ या फिर डिस्क्वालिफिकेशन द्वारा होती है, तो ऐसे में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नया ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है जी। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास क्या क्या पावर्स हैं कि एक तो वो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं, दूसरा कैजुअल वैकेंसी यदि डेथ या फिर डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से हुई है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भर सकते हैं। लेकिन यदि कैजुअल वैकेंसी इस्तीफे या फिर रेजिग्नेशन की वजह से हुई है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नया ऑडिटर नहीं ला सकते। ऐसे में शेयर होल्डर्स ही नया ऑडिटर नियुक्त करेंगे। कहाँ करेंगे? जब अगली एनुअल जनरल मीटिंग आएगी तब करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट हम चलते हैं शेयर होल्डर्स या मेंबर्स की तरफ। जो शेयर होल्डर्स और मेंबर्स हैं वो ऑडिटर कब नियुक्त कर सकते हैं? क्या नियम है इसके? यदि हम बात करें फर्स्ट ऑडिटर की, तो मैंने आपको क्या बताया कि फर्स्ट ऑडिटर की नियुक्ति कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फर्स्ट ऑडिटर को नियुक्त नहीं कर पाते। ठीक है जी। सो कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा नियुक्त किया जाता है। लेकिन यदि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फर्स्ट ऑडिटर को नियुक्त ना कर पाए, तो फर्स्ट ऑडिटर को नियुक्त कौन करता है? मेंबर्स या फिर शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को ही आप मेंबर्स कहते हैं। तो जहां पर फर्स्ट ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा नियुक्त ना किया जा सके, वहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसे बताते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेंबर्स या फिर शेयर होल्डर्स को बताते हैं, उनको जानकारी देते हैं कि हम फर्स्ट ऑडिटर नियुक्त नहीं कर पाए, अब आप कीजिए, ये काम हम आप पर सौंपते हैं। ऐसे में ऐसे में क्या होगा? ऐसे में शेयर होल्डर्स जो हैं वो 90 दिन के अंदर-अंदर, 90 डेज के अंदर-अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल करेंगे। एजीएम नहीं, ईजीएम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाकर फर्स्ट ऑडिटर को नियुक्त करेंगे। ठीक है जी। सो क्या प्रोसेस चलता है कि जैसे ही कंपनी का जन्म होता है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से 30 दिन के अंदर अंदर जो फर्स्ट ऑडिटर है उसको नियुक्त किया जाता है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन यदि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फर्स्ट ऑडिटर को नियुक्त ना कर पाए, तो वो इस बारे में जानकारी देते हैं किसे? शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म करते हैं। और जैसे ही शेयर होल्डर्स को ये जानकारी मिलती है, उसके 30 दिन के अंदर अंदर शेयर होल्डर्स फर्स्ट ऑडिटर को नियुक्त करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाते हैं, जिसमें कि फर्स्ट ऑडिटर को नियुक्त किया जाता है। और ये जो फर्स्ट ऑडिटर है ये अपनी जो पोजीशन है उसको कब तक होल्ड करता है? जब तक कंपनी की फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ना हो जाए। सो जो फर्स्ट ऑडिटर है उसमें आप ये मान लीजिए
कि उसका स्थान कब तक रहेगा, जब तक कंपनी की फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हो जाती। चाहे उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नियुक्त करें, चाहे उसे शेयर होल्डर्स नियुक्त करें, वो अपना पद तब तक ही ग्रहण कर पाएगा जब तक कंपनी की फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हो जाती। सो इस तरह से सबसे मुख्य जो काम है फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करने का, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दिया जाता है। लेकिन यदि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऐसा नहीं कर पाते, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बिहाफ पर ये काम कौन करता है, शेयर होल्डर्स या फिर मेंबर्स करते हैं। और कैसे करते हैं, कंपनी की ईजीएम बुलाकर। क्या बुलाकर? कंपनी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाकर फर्स्ट ऑडिटर की नियुक्ति करते हैं। ये बात हुई फर्स्ट ऑडिटर की। अब फर्स्ट ऑडिटर के बाद कंपनी को हर साल नया ऑडिटर बनाना है। नॉट एवरी ईयर, नॉट एवरी ईयर, पर एवरी ईयर बना सकता है। जो ऑडिटर है वो हर साल चेंज किया जा सकता है। सो अगर हम एनुअल जनरल मीटिंग की बात करें, तो एनुअल जनरल मीटिंग में किस तरह से ऑडिटर की नियुक्ति की जाती है, इस बारे में प्रावधान दिए गए हैं सेक्शन 139 ऑफ कंपनीज एक्ट। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 139 ऑफ कंपनीज एक्ट कहता है कि किस तरह से हर साल एनुअल जनरल मीटिंग में ऑडिटर को अपॉइंट या फिर रीअपॉइंट किया जाता है। आइए देखते हैं प्रोसेस। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको कहा कि जहां पर कंपनी का जन्म होता है, जिस तिथि पर कंपनी का जन्म होता है, उस तिथि से 1 महीने के अंदर अंदर फर्स्ट ऑडिटर की नियुक्ति करनी होती है। और ये नियुक्ति कौन करता है? 1 महीने के अंदर अंदर फर्स्ट ऑडिटर की ये जो नियुक्ति है, ये कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। सो ये जो फर्स्ट ऑडिटर है, ये फर्स्ट एजीएम तक अपना स्थान ग्रहण करता है। जैसे ही कंपनी की फर्स्ट एजीएम आती है, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग आती है, वैसे ही इस फर्स्ट ऑडिटर की जगह पे नया ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है। और नया ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। ये जो नया ऑडिटर है, ये अपना स्थान ग्रहण करेगा कब तक? 5 साल तक। 5 साल तक, 5 इयर्स तक ये जो न्यू ऑडिटर है, ये अपना स्थान ग्रहण करता है। और ये 5 इयर्स आपके कब कंप्लीट हो जाएंगे? जब कंपनी की 6th एनुअल जनरल मीटिंग आएगी। कंपनी की जब 6th एनुअल जनरल मीटिंग आएगी, देखिए पहला साल किस में निकल गया? फर्स्ट ऑडिटर ने ले लिया। अब फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग से सेकंड एनुअल जनरल मीटिंग 1 साल, सेकंड से थर्ड दूसरा साल, थर्ड से फोर्थ तीसरा साल, फोर्थ से फिफ्थ हो गया आपका चौथा साल, एंड फिफ्थ से सिक्स्थ हो गया 5 इयर्स। तो 5 इयर्स तक, जब तक आपकी सिक्स्थ कंपनी की सिक्स्थ एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हो जाती, तब तक ये जो नेक्स्ट ऑडिटर है, ये अपना स्थान ग्रहण करेगा 5 साल तक, 5 इयर्स तक। सो ये जो आगामी ऑडिटर होता है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर होता है कंपनी के केस में, उसकी अवधि, उसका टेन्योर क्या रहता है? उसका टेन्योर रहता है 5 इयर्स का। और अपॉइंटमेंट से पहले, मान लीजिए ऑडिटर अपॉइंटमेंट लेने लगा है, यहाँ पर फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में ऑडिटर को नियुक्त किया गया, तो ऑडिटर को नियुक्ति लेने से पहले अपनी लिखित सहमति देनी होगी, रिटन कंसेंट देनी होगी कंपनी को कि हाँ, मैं ऑडिटर बनने के लिए तैयार हूँ। जिस एजीएम में ऑडिटर को नियुक्त किया गया है, उसके 15 दिन के अंदर अंदर कंपनी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को सूचना देनी होगी, नोटिस देना होगा। किसे? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को नोटिस देना होगा 15 दिन के अंदर अंदर। फर्स्ट एजीएम, यहाँ पर जब एनुअल जनरल मीटिंग हुई, जिस एनुअल जनरल मीटिंग में नए ऑडिटर को नियुक्त किया गया है, उस दिन से लेकर 15 दिन के अंदर अंदर आरओसी के पास नोटिस जाना चाहिए कि हमने नया ऑडिटर नियुक्त कर दिया है। ठीक है जी। सो इस तरह से चलता है प्रोसेस शेयर होल्डर्स या मेंबर्स द्वारा ऑडिटर की नियुक्ति का। कि यदि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर पाते, तो 90 दिन के अंदर अंदर जो शेयर होल्डर्स हैं, वो फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। और फर्स्ट ऑडिटर के बाद जो अगला ऑडिटर होता है,
और हर अगला ऑडिटर जो भी कंपनी अपॉइंट करती है वो कहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा, कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंट किया जाएगा। और हर ऑडिटर की जो अवधि रहती है वो 5 साल की रहती है, 5 इयर्स का टेन्योर रहता है। और जब भी एक नया ऑडिटर नियुक्त किया जाता है तो उस बारे में आरओसी के पास जानकारी देना जरूरी होता है। आइए अब बात करते हैं तीसरे पार्ट की, अपॉइंटमेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में नियुक्ति कैसे होती है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट कंपनी की, किसकी बात करें, गवर्नमेंट कंपनी की। देखिए जी, गवर्नमेंट कंपनी की यदि हम बात करें तो गवर्नमेंट कंपनी के केस में ऑडिटर की नियुक्ति पता है कौन करता है, सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट कंपनीज का ऑडिट कौन देखता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सो गवर्नमेंट कंपनी के केस में फर्स्ट ऑडिटर, जो प्रथम ऑडिटर है, वो किस तरह से नियुक्त किया जाता है। देखिए यहाँ पर कंपनी की रजिस्ट्रेशन हुई, दिस इज द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सो जब गवर्नमेंट कंपनी रजिस्टर होती है उसके 60 दिन के अंदर अंदर, 60 डेज, 2 महीने के अंदर अंदर जो फर्स्ट ऑडिटर है उसकी नियुक्ति करनी होती है। और ये नियुक्ति कौन करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। लेकिन यदि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपना ऑडिटर नियुक्त नहीं कर पाता 60 दिन के अंदर अंदर, तो 30 दिन के अंदर अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो मिलके फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। यदि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी फर्स्ट ऑडिटर को नियुक्त ना कर पाए तो 60 दिन के अंदर अंदर जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपनी ईजीएम बुलाते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग बुलाते हैं। और उस एनुअल जनरल मीटिंग में गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर नियुक्त किया जाता है, जो कि अपना स्थान फर्स्ट एजीएम तक, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक होल्ड करता है। सो जब ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर की नियुक्ति होती है उस तिथि से लेकर जब तक कंपनी की फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हो जाती तब तक फर्स्ट ऑडिटर अपना जो स्थान है वो ग्रहण करता है। सो दिस इज द केस ऑफ फर्स्ट ऑडिटर की फर्स्ट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी के केस में किस तरह से नियुक्त किया जाता है। सीएजी करता है, सीएजी ना कर पाए तो 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। और यदि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी ना कर पाए तो 60 दिन के अंदर अंदर जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं वो ईजीएम बुलाकर फर्स्ट ऑडिटर को नियुक्त करते हैं। और ये जो फर्स्ट ऑडिटर है ये अपना स्थान ग्रहण करता है फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक। अब आ गई फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। अब फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में जो आगामी ऑडिटर है उसको नियुक्त किया जाएगा। अब जो फर्स्ट ऑडिटर है वो, फर्स्ट ऑडिटर के बाद जो नेक्स्ट ऑडिटर है, जो आगामी ऑडिटर्स हैं वो किस तरह से अपॉइंट किए जाते हैं। जैसे ही नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल को। सो जैसे ही फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है उससे 180 डेज के अंदर अंदर, 180 डेज क्या, हाफ ईयर, एक तरह से आधा साल हो गया। 180 डेज के अंदर अंदर नेक्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करता है। अगेन कौन अपॉइंट करता है, अगेन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से 180 डेज के अंदर अंदर नेक्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि अपना स्थान ग्रहण करता है कब तक, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक या फिर नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक। आई थिंक यहाँ पर दिस इज रॉन्गली रिटन, नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक अपना स्थान ग्रहण करता है नेक्स्ट ऑडिटर, यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है। ठीक है जी। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन केस ऑफ अ कंपनी। ये तो हमने बात करी अब तक कंपनीज एक्ट के प्रावधानों की, लेकिन अब दूसरे प्रावधान आपके आते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट के, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 ऑडिटर की नियुक्ति के बारे में क्या बातें करता है ये देखते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 कहता है कि जब भी ऑडिटर नियुक्त हो तो अपनी नियुक्ति के टाइम पर वो इस बात को सुनिश्चित करे कि उसकी नियुक्ति के लिए कंपनीज एक्ट के सारे प्रोविजंस का पालन किया गया है। ठीक है जी। सो ऑडिटर
अपनी अपॉइंटमेंट, अपना पद ग्रहण करने से पहले इस बात को सुनिश्चित करे कि उसकी अपॉइंटमेंट के लिए, उसकी नियुक्ति के लिए कंपनीज एक्ट के सभी प्रावधानों का, प्रोविजंस का पालन किया गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा दूसरा उसको इस बात को सुनिश्चित करना है कि जो पिछला ऑडिटर था, उससे पहला जो ऑडिटर था, उसके रिमूवल के लिए, निष्कासन के लिए, पिछला ऑडिटर हटाया भी तो गया होगा, तो पिछले ऑडिटर को हटाने के लिए, रिमूवल के लिए, पिछले ऑडिटर के निष्कासन के लिए क्या कंपनीज एक्ट के प्रावधानों का पालन हुआ है या नहीं हुआ। पहले क्या देखना है उसे कि उसकी अपॉइंटमेंट के लिए कंपनीज एक्ट के प्रावधानों का पालन हुआ है या नहीं। दूसरा क्या देखना है कि पुराने ऑडिटर के निष्कासन के लिए क्या कंपनीज एक्ट के प्रावधानों का पालन हुआ है या नहीं हुआ। उसे ये दो बातें सुनिश्चित करनी है। यदि वह पहली या दूसरी दोनों में से कोई भी बात सुनिश्चित ना कर पाए तो उसे व्यावसायिक दुराचार का दोषी माना जाएगा, गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। यदि उसकी नियुक्ति या फिर पुराने ऑडिटर का जो रिमूवल है वो कंपनीज एक्ट के प्रावधानों के हिसाब से नहीं हुआ, लेकिन ना होने के बावजूद भी नए ऑडिटर ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया, तो उसे गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। दूसरा, स्केड्यूल 1 जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट का, वो क्या कहता है कि जब भी नया ऑडिटर अपना स्थान ग्रहण करे तो जो प्रीवियस ऑडिटर है, जो पुराना ऑडिटर है, उसको अपनी नियुक्ति के बारे में जानकारी दे। जो नया ऑडिटर है वो पुराने ऑडिटर को अपनी नियुक्ति के बारे में रिटन नोटिस दे, जानकारी दे। और यदि नया ऑडिटर पुराने ऑडिटर को इस बारे में जानकारी नहीं देता तो फिर से उसे गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, व्यावसायिक दुराचार का दोषी माना जाएगा। और क्या बात कहता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट। और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट ये कहता है कि जो नया ऑडिटर है वो अपनी अपॉइंटमेंट के लिए कंपनी के किसी भी अधिकारी पर प्रभाव नहीं बना सकता। यदि नया ऑडिटर प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह का प्रभाव बनाता है ताकि उसकी नियुक्ति हो जाए, ताकि उसकी अपॉइंटमेंट हो जाए, तो फिर से उसे व्यावसायिक दुराचार का दोषी माना जाएगा। आई बात समझ में। अपनी नियुक्ति के लिए वो कंपनी के किसी भी अधिकारी से निवेदन नहीं कर सकता। इसे प्रोफेशनलिज्म नहीं कहते। प्रोफेशनल वर्ल्ड में दिस इज नॉट प्रोफेशनलिज्म कि आप किसी के आगे हाथ फैला रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि भाई मुझे ऑडिटर नियुक्त कर लो। आप ऐसा नहीं कर सकते। सो यदि आगामी ऑडिटर प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में यदि इन्फ्लुएंस बनाकर अपनी अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करता है तो उसे व्यावसायिक दुराचार का दोषी माना जाता है। इसके अलावा कंपनी के सारे डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं। कंपनी के डिसीजंस लिए जाते हैं रेजोल्यूशंस पास करके। रेजोल्यूशंस पास करके कंपनी के डिसीजंस लिए जाते हैं। सो जब ऑडिटर की अपॉइंटमेंट का डिसीजन लिया गया होगा तो उसके लिए एक रेजोल्यूशन पास की गई होगी एनुअल जनरल मीटिंग में। सो ऑडिटर को क्या चाहिए कि अपनी नियुक्ति के लिए जो भी संबंधित रेजोल्यूशन है उसकी एक कॉपी अपने पास जरूर रखे। ठीक है जी, उसकी कॉपी अपने पास रखना जरूरी है। लास्ट बात जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट कहता है वो ये कहता है कि जो एक ऑडिटर है वो सिर्फ एक इंडिविजुअल या फिर पार्टनरशिप फर्म ही हो सकती है। एक कंपनी, एक जो कंपनी है वो ऑडिटर नहीं हो सकती। एक कंपनी को आप ऑडिटर की तरह नियुक्त नहीं कर सकते। इसलिए आप देखेंगे कि जो भी ऑडिटर्स आपको मिलेंगे वो या तो इंडिविजुअल्स होंगे, अपने नाम पर काम कर रहे होंगे, या फिर वो पार्टनरशिप फर्म के रूप में काम कर रहे होंगे, उस पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स होंगे। कभी भी एक कंपनी है जो वो ऑडिटर नहीं हो सकती। सो दीज आर द प्रोविजंस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट। आइए जल्दी से दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है कि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के लिए क्या कंपनीज एक्ट के प्रावधानों का पालन किया गया है या नहीं किया गया।
इस बारे में सुनिश्चित कौन करेगा? नया ऑडिटर। नया ऑडिटर इस बात को भी सुनिश्चित करेगा कि जो पुराना ऑडिटर है उसका जो रिमूवल है वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से हुआ है या नहीं। यदि नया ऑडिटर पहली बात या दूसरी बात को सुनिश्चित नहीं करता तो उसे व्यावसायिक दुराचार का दोषी माना जाता है। स्केड्यूल 1 जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट का वो ये कहता है कि जब भी नया ऑडिटर अपना स्थान ग्रहण करे तो वो प्रीवियस ऑडिटर पुराने ऑडिटर को रिटर्न नोटिस दे, लिखित सूचना दे अपनी नियुक्ति के बारे में। और यदि वह पुराने ऑडिटर को रिटर्न नोटिस नहीं देता है तो उसे गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाता है। अगेन, जब भी नया ऑडिटर अपना स्थान ग्रहण करे तो उसे अपना स्थान पाने के लिए किसी भी तरह का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं बनाना है, वरना उसे व्यावसायिक दुराचार का दोषी माना जाता है। अपनी नियुक्ति ग्रहण करने से पहले ऑडिटर को चाहिए कि अपनी नियुक्ति की जो रेजोल्यूशन है, अपॉइंटमेंट की जो रेजोल्यूशन है, उसकी एक कॉपी अपने पास जरूर रख ले। सिर्फ एक इंडिविजुअल या फिर पार्टनरशिप फर्म ही ऑडिटर अपॉइंट की जा सकती है। एक कंपनी को आप ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते। दीज आर द प्रोविजंस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट। सो इसके साथ हमारा जो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट का जो टॉपिक है दैट इज ओवर। और इसमें हमने डिस्कस किया है अबाउट द वेरियस प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट एज वेल एज द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट। आइए अब बात करते हैं ऑडिटर की क्वालिफिकेशन की। क्या योग्यता होनी चाहिए ऑडिटर में? ऑडिटर की योग्यता की बात करता है सेक्शन 141(1) ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। और ये सेक्शन क्या कहता है कि उसी व्यक्ति को आप ऑडिटर नियुक्त कर सकते हैं जो कि एक सीए हो, एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। एक कंपनी का ऑडिटर जो है वो सिर्फ एक सीए बन सकता है। और फर्म के केस में यदि आप फर्म को ऑडिटर नियुक्त कर रहे हैं तो फर्म के केस में फर्म के जितने भी पार्टनर्स हैं वो सब के सब सीए होने चाहिए। मान लीजिए कि एबीसी एक पार्टनरशिप फर्म है। एबीसी एक पार्टनरशिप फर्म है जो कि ऑडिट्स करती है। इसके 3 पार्टनर्स हैं। तो आप एबीसी पार्टनरशिप को उसी केस में एज एन ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं यदि उसके 3 के 3 पार्टनर्स सीए हो। ऑल सीए, सबके सब पार्टनर्स उसके सीए होने चाहिए, तभी आप ऐसी पार्टनरशिप फर्म को एज एन ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं। दीज आर द प्रोविजंस फॉर द क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर। ये योग्यता होती है एक ऑडिटर की एज पर the section 141(1) of Companies Act 2013. So that's all for today. बाकी continue करेंगे in the next session.